हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा का पार्ट 2। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें अपन ने पर्सनल इंटरव्यू देख लिया था, है ना। इनडायरेक्ट अप्रोच भी देखी थी, मतलब ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब चीजें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी थी। तो अगर लास्ट पार्ट नहीं देखा हो तो पहले आप लास्ट पार्ट जाके देख के आइए, मतलब फर्स्ट पार्ट देख के आइए, उसके बाद आप ये पार्ट देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आ जाओ। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक अपन कवर करेंगे दैट इज क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। क्योंकि जो अपनी पिछली क्लास थी वो खत्म हुई थी मेलिंग द क्वेश्चनेयर पे, है ना, और इनोमरेटर मेथड, जिसमें क्या होता है, एक क्वेश्चनेयर होता है, आप उस क्वेश्चनेयर क्या क्या करते हो बेटा, जो रिस्पोंडेंट होता है उससे आप क्वेश्चंस पूछते हो और उस क्वेश्चन का वो क्या देता है, जवाब देता है, जिससे आप क्या कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर। भाई एक जो अच्छा क्वेश्चनेयर होता है उसकी भी क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो वो क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, आ जाओ। सबसे पहला क्या है क्वालिटी की, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए भाई, देखो इसका सबसे अच्छा याद रखने का तरीका है कि तुम लोग ये सोचो कि तुमको क्वेश्चन पेपर, मतलब एग्जाम में जब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आता है तो तुम कैसा क्वेश्चन पेपर चाहते हो, बहुत अच्छे से याद रहेगा। देखो तुम लोग क्या चाहते हो, क्या हो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे हो, कम से कम, है कि नहीं। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जो एक एग्जाम देने जा रहा है वो क्या चाहेगा, उसके हिसाब से अच्छा क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन हो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, है कि नहीं। पहली क्वालिटी तुम यही चाहोगे ना। तो वैसे ही द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनियर शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल। क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। इज दैट क्लियर। तो एक अच्छे क्वेश्चनियर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि उसमें क्वेश्चंस कैसे हो, कम से कम हो, और जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे के सारे किससे रिलेटेड हो बेटा, पर्पस ऑफ इंक्वायरी से। यानी आपको जो पूछताछ करनी है, आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है, बस उसी से रिलेटेड क्या हो, वो क्वेश्चंस हो। ठीक है। सेकंड, और क्या चाहते हो, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा हो बेटा, सिंप्लिसिटी, सिंपल हो, इजी हो, है ना। तो एक क्वालिटी ये याद आ जाएगी कि भाई लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन शुड बी सिंपल। कैसे होने चाहिए, सिंपल एंड क्लियर। कर लेते हैं लूसिड, यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि लूसिड का मतलब ही क्या होता है, सिंपल एंड क्लियर ही होता है। तो इसको हटा दो, फालतू के वो लगाना, या लूसिड अकेला लिख लो। सो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट। कैसे होने चाहिए, आप खुद चाहते हो कि क्वेश्चन कैसे हो तुम्हारे, शॉर्ट हो, ज्यादा लंबे ना हो, और कैसे ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, कि भाई जब भी टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो वो कैसे ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। याद रखने का तरीका, सो द अनदर गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनियर इज सिंप्लिसिटी। क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल क्यों, क्योंकि उसकी लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए ताकि वो समझ में आए और क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, ज्यादा लंबे नहीं होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा नहीं होने चाहिए। तुम भी ऐसे ही क्वेश्चनियर चाहते हो। बस मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड। कौन से क्वेश्चन अवॉइड कर देना, मैथ्स आधे से ज्यादा बच्चों को पसंद नहीं है। ये भी याद रखने का तरीका कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस क्या करने हैं भाई, अवॉइड करने हैं। गणित वाले क्वेश्चन रिस्पोंडेंट से नहीं पूछने, कोई सेंस नहीं है उसकी। चलो थर्ड क्या है बेटा, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर। तुम क्या चाहते हो भाई, सिंपल क्वेश्चन पहले आए, है कि नहीं। इससे याद रख लेना, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चंस मस्ट बी प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। कि भाई जो क्वेश्चंस है वो कैसे हो, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में हो। देखो जब आप किसी से मिलते हो, पहली बार मिलते हो, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, आप डायरेक्टली उनसे क्या नहीं पूछोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे। समझ में आया। फर्स्ट यू विल मेक देम कंफर्टेबल, यू विल मेक देम, मतलब पहले उनसे आप थोड़ा जान पहचान करोगे कि भाई आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से एक आप क्या करो, प्रॉपर ऑर्डर बनाओ क्वेश्चंस का, फिर अपने टॉपिक पे आओ कि सर मुझे आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस कैसे हो बेटा, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। फोर्थ क्या बेटा, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, फालतू के क्वेश्चंस नहीं। इज दैट क्लियर। वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पूछने, अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। और या कैसे, पर्सनल क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन, सामने वाले से आपको पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, उनको अवॉइड करें जितना हो सके। जनरल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या नाम है, क्या करते हैं, ये तो आप पूछ सकते हो, लेकिन ज्यादा पर्सनल ना हो उसके साथ। ठीक है, रिस्पोंडेंट के साथ ज्यादा पर्सनल नहीं होना, उसे अवॉइड करिए। एंड द क्वेश्चन शुड नॉट बी ऑफेंड द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट से जब आप क्वेश्चन पूछें तो क्वेश्चन ऐसे पूछें जिससे कि रिस्पोंडेंट क्या ना हो, गुस्सा ना हो।
नाराज ना हो, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस क्या करने हैं, अवॉइड करने। एक और अच्छी क्वालिटी क्या होती है क्वेश्चनेयर की कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल, यानी कि ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए जिसके अगर वो जवाब दे तो क्या क्रिएट हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, है ना। जैसे कि आजकल के न्यूज चैनल्स वाले करते हैं, जानबूझ के हिंदू से मुस्लिम वाले, मुस्लिम से हिंदू वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि वो उसका उल्टा सीधा जवाब दें और क्या क्रिएट हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, है कि नहीं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन नहीं पूछने। क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शली। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिनमें आंसर कैसे दिया जा सके, इम्पार्शली, बिना पक्षपात के आंसर दिया जा सके। नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। आपके रिस्पोंडेंट से आपको कभी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं पूछने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ठीक है। दो रिलीजन के बीच में या दो पर्सन्स के बीच में, समझ में आ गया इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, डेट इज नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन, जो कि अपन ने ऊपर देख लिया आई थिंक, कि जो अगर रिस्पोंडेंट से आप कैसे क्वेश्चन मत पूछो, आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिसमें क्या हो, कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक्स हो, उसको आप क्या करो, अवॉइड करो। तो क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। अगर कुछ कैलकुलेशन जॉब है तो इन्वेस्टिगेटर को वो खुद करना चाहिए, यानी आप खुद कर लो। आपको रिस्पोंडेंट से मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, एक और क्या गुड क्वालिटी होना चाहिए, प्री टेस्टिंग एंड पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चनेयर बना लिया है तो उस क्वेश्चनेयर का आप क्या कर लो, पहले उसकी एक टेस्टिंग कर लो। क्या कर लो, टेस्टिंग। तो सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स ऑन द ट्रायल बेसिस। इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, these can be reframed accordingly. Such testing is technically called पायलट सर्वे, ठीक है। फिर उसको क्या बोला जाता है, पायलट सर्वे बोला जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि रिस्पोंडेंट से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछते टाइम ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसे तकलीफ तो नहीं हो रही, मतलब उसे डिफिकल्टी तो नहीं हो रही आंसर देने में, क्योंकि अगर रिस्पोंडेंट को डिफिकल्टी होगी आंसर देने में तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा और वो आगे आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेगा। तो क्या तरीका है कि आप है ना एक प्री टेस्टिंग कर लो, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछ के जब समझ में आ रहा है कि अरे इसको तो तकलीफ हो रही है भाई, सही से आंसर नहीं दे पा रहा, तो फिर आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को वापस से रीफ्रेम करो, सिंपल, जितना हो सके उतने सिंपल वे में उस क्वेश्चन को रीफ्रेम करो, फिर उसकी टेस्टिंग करो, क्या फिर वो इजिली दे पा रहा है। तो इस तरह के सर्वे को क्या बोला जाता है बेटा, पायलट सर्वे। क्या बोला जाता है, पायलट सर्वे। याद रखना, हो सकता है MCQ में डाल दे, ठीक है। एक और अच्छी क्वालिटी होती है अच्छे क्वेश्चनियर की, वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्वेश्चनियर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चनियर में क्या होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। जैसे अगर आपने अभी 10th के एग्जाम दिए होंगे तो याद है आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया होगा, उस क्वेश्चन पेपर में ऊपर क्या लिखे रहते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दिस क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो इस तरह से क्या होने चाहिए, आपके क्वेश्चनियर में इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ताकि क्या हो, उससे उसको फिल करना क्या हो जाए और आसान हो जाए किसको, रिस्पोंडेंट को, ठीक है। चलो, तो ये क्वालिटीज हो गई किसकी, अपने अच्छे क्वेश्चनियर की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए एक अच्छे क्वेश्चनियर में। आ जाओ। सो देयर आर 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज अंडर। पहला क्या है बेटा, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मतलब यस नो, राइट रॉन्ग, गुड बैड, है ना, ये होना चाहिए। सो दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन यस नो, राइट और रॉन्ग और गुड और बैड। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, जिसमें सिर्फ उन्हें कैसे आंसर देना है, यस नो, राइट रॉन्ग या गुड और बैड, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पता ही है, जिसमें क्या दे रखे होते हैं, ऑप्शंस। कौन बनेगा करोड़पति सबने देखा होगा, है कि नहीं, है ना। अब आपके सामने आने वाले हैं 4 ऑप्शन, तो वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हेन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन हैं, तो फिर आप उसका क्या करो, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप उनके फ्रेम करो। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर सच क्वेश्चंस। तो उसके अगर 3 या 4 आंसर पॉसिबल है तो उनके ऑप्शंस रखे जाते हैं। एंड द रिस्पोंडेंट इज टू टिक मार्क द वन दैट ही फील्स फिट। तो उसको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के वो 4 आंसर दे सकता है या 4 में से एक देगा, तो उसमें से एक को वो क्या करता है, टिक करता है। सबको पता है कि नहीं, जो उसे लगता है कि वो सही है,
थर्ड क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। कैसे, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन रख सकते हो। ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू सच क्वेश्चंस, ठीक है, एक तरह से बस उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। इज दैट क्लियर? फोर्थ क्या होता है बेटा, ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन मतलब कि आपने बस उससे क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से उसे जो जवाब देना है वो दे सकता है। तो इन सच क्वेश्चंस द रिस्पोंडेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यूज ऑन स्पेसिफिक इशू। जैसे कोई भी स्पेसिफिक इशू चल रहा है, जैसे कि वॉर चल रही है, उस रिलेटेड आपने उससे पूछ लिया कि भाई आप इस वॉर के बारे में क्या कहना चाहते हो, या जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है अभी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो ये कैसा हो गया, एक ओपन सोर्स क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसमें सामने वाला अपने व्यूज रख सकता है कि भाई किसने गलत किया, क्या सही किया, उसे जो जवाब देना है वो दे सकता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में कि नहीं? वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ओपन सोर्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये चार तरह के आपके टाइप्स ऑफ क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए। आ जाओ, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, टेलीफोनिक इंटरव्यू। मतलब अपन ने अभी तक पर्सनल इंटरव्यू देख लिए, अपन ने ये क्वेश्चनियर देख लिए, और एक और तरीका क्या होता है भाई डेटा को कलेक्ट करने का, वो क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। यानी कि आप यहाँ पे सामने वाले को क्या कर रहे हो, टेलीफोन से आप उसका क्या ले रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो। चलो, तो अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ डेटा कलेक्शन द इन्वेस्टिगेटर सीक्स द डिजायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो अपना इन्वेस्टिगेटर है, यानी सपोज आप इन्वेस्टिगेटर हो, तो रिस्पोंडेंट है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, आप उससे कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, फोन पे, ठीक है, टेलीफोन पे। आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो कॉल नहीं है, ये कौन सा वाला फोन है, टेलीफोन, जो अपन नॉर्मल फोन लगाते हैं ना वो, ठीक है। इसके मेरिट क्या है, दिस मेथड कैरीज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जो अपन ने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एडवांटेजेस देखे कि डेटा कैसा मिलेगा भाई, ओरिजिनल डेटा मिलेगा, एक्यूरेसी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी, रिलायबिलिटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आप सामने वाले से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, भले ही फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट तो बात कर रहे हैं ना। सो the added advantage is that this mode of data collection is much cheaper as compared to personal investigation. So this method saves the respondent of personal embarrassment which he might encounter in personal interviews. तो देखो, टेलीफोनिक इंटरव्यू एक तो क्या होता है, ज्यादा चीपर होता है, ज्यादा सस्ता पड़ता है as comparison to पर्सनल इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कार पे बात करनी है, फोन पे बात करनी है, आपको जो रिस्पोंडेंट है उसके घर या उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सेटअप लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, फोन पे बात करना है। इसका बस एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि कितनी बार क्या होता है ना, कुछ लोग सामने बात नहीं कर पाते फेस टू फेस, तो यहाँ पे कुछ लोग फोन पे बात कर लेते हैं। तो उससे क्या हो गया, जो आपका रिस्पोंडेंट है ना, आमने सामने अगर होता है ना, कुछ क्वेश्चन के जवाब देने में एम्बेरसमेंट आती है, शर्म आती है, तो वो नहीं आएगी उसको, क्योंकि फोन पे उसको थोड़ा शर्म नहीं आएगी, फेस टू फेस नहीं होंगे ना। तो एक ये फायदा रहता है इसमें, दिस मेथड सेव्स द रिस्पोंडेंट ऑफ पर्सनल एम्बेरसमेंट विच ही माइट इनकाउंटर इन पर्सनल इंटरव्यू। यानी अगर फेस टू फेस बैठ के बात करते तो होता है, कुछ लोग क्या फेस टू फेस बात करने में, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने में उन्हें एम्बेरसमेंट लगती है, शर्म आती है, तो टेलीफोन पे वो लोग आराम से बात कर लेते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। चलो डीमेरिट्स की बात करते हैं। इसका डीमेरिट क्या है, पहला है पर्सनल बायस, यानी पर्सनल बायस इज द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस मेथड अस इन द केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज। यानी यहाँ पे पर्सनल बायस हो सकता है भाई, जो रिस्पोंडेंट है अगर वो बायस है तो सिंपल सी बात है, जो भी आपको मतलब अगर वो पक्षपात करता है, मतलब वो नहीं है इम्पार्शियल, मतलब वो पार्शियलिटी करता है। बायस का मतलब बता देना, पक्षपात करने वाला। तो अगर वो क्या करेगा, अगर वो बायस्ड है, अगर वो पक्षपात करेगा, तो इससे क्या होगा कि ये प्रिंसिपल डीमेरिट है इस मेथड का। तो मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो भी आपको एक तरफा ही मिलेगी, क्योंकि वो किसी एक चीज को ही फेवर करेगा, वो इम्पार्शियल होके बात नहीं करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, लिमिटेड एक्सेस। एक्सेस कैसा होता है, लिमिटेड। दिस मेथड हैज लिमिटेड एक्सेस टू द रिस्पोंडेंट्स इन ए सिचुएशन व्हेन सम रिस्पोंडेंट पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मे नॉट ओन टेलीफोन्स। हाँ भाई, थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस है। खैर आज के टाइम पे ये लिमिटेड एक्सेस नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ फिर भी अभी भी कुछ पुअर पॉपुलेशन है जिनके पास में क्या नहीं है, टेलीफोन का एक्सेस नहीं है, है ना। तो एक तरह से इसका लिमिटेड एक्सेस है, क्योंकि जो पुअर पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की, या जो रिस्पोंडेंट है अगर वो पुअर है, तो उसके पास में क्या नहीं होगा, टेलीफोन नहीं होगा, तो इन्वेस्टिगेटर उससे क्या नहीं कर पाएगा, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बात करेंगे भाई, हाँ, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। चलो अभी अपन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे थे, प्राइमरी डेटा।
अब अपन बात करेंगे हाउ टू कलेक्ट या कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आ जाओ, क्या होता है बेटा। सो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, एक होता है पब्लिश्ड सोर्स और एक होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। एक होते हैं पब्लिश्ड सोर्स यानी जो क्या हो चुके हैं, छप चुके हैं, समझ में आया। आ जाओ, पब्लिश्ड सोर्सेस कौन कौन से होते हैं भाई सेकेंडरी डेटा के, वो देख लेते हैं। पहला क्या है बेटा, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। क्या होते हैं, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। तो मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज टाइम टू टाइम क्या करती हैं, रूटीन यानी रेगुलर बेसिस पे वो क्या करती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स ये क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट डेटा आर फेयरली रिलायबल। अब ये डेटा किसने पब्लिश किया है भाई, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, तो जाहिर सी बात है इस डेटा पे आप क्या कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो एग्जांपल जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का एनुअल सर्वे डालती है, एग्रीकल्चर के स्टैटिस्टिक्स आंकड़े डालती है, कितनी क्या पैदावार हुई वो सब। रिपोर्ट ऑन करेंसी के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, लेबर गैजेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन्स, तो इन सब चीज़ों में वो इन्फॉर्मेशन डालती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन पब्लिश कर रहा है, गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, तो इस इन्फॉर्मेशन को अपन क्या मानते हैं, हाईली रिलायबल मानते हैं। सो इट इज ऑलरेडी पब्लिश, इट इज ऑलरेडी गैदर्ड बाय द गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये पब्लिश कर देती है। सेकंड क्या होता है बेटा, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। कुछ कौन से पब्लिकेशंस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट, मतलब वो पूरी तरह से किसके नहीं है, पूरी तरह से वो गवर्नमेंट के नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, आधे गवर्नमेंट आधे प्राइवेट कह सकते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज देखो म्यूनसिपैलिटीज हो गई एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हो गए, पब्लिश्ड डेटा रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, ये डेटा किससे रिलेटेड देते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड। दीज डेटाज आर ऑल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका, ये सब जो डेटा पब्लिश करती हैं एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ से रिलेटेड, है ना, और ये डेटा भी कैसा होता है, फेयरली रिलायबल होता है, आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या होता है बेटा, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। ठीक है, जो कमेटी बनाई जाती है, कमीशंस बनाई जाती हैं, वो भी क्या करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। सो कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट। ऑल्सो फर्निश ए लॉट ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। उनकी रिपोर्ट्स में भी ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी स्टेटिस्टिकल यानी कि आंकड़े, न्यूमेरिकल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। जैसे कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है, मोनोपोलीज कमीशन, planning commissions are some of the notable commissions in India which supply detailed statistical information in their reports। तो जैसे आपकी फाइनेंस कमीशन हो गई, मोनोपोली कमीशन हो गई, ठीक है, ये आपकी प्लानिंग कमीशन हो गई, तो ये लोग क्या करती हैं, टाइम टू टाइम क्या करती हैं, डेटा पब्लिश करती हैं। ठीक है, और ये नोटेबल कमीशंस हैं बिकॉज इनको किसने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ये भी क्या करती हैं भाई, बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया किसका, डेटा का। तो क्या क्या हो गया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गए, सेमी गवर्नमेंट हो गया, और रिपोर्ट्स बाय कमीशंस। ठीक है, चलो और कौन होते हैं भाई, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। जो ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं उनके भी क्या होते हैं बेटा, पब्लिकेशंस होते हैं। दैट सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशंस थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिविजन्स कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। For example, Sugar Mill Association publishes information regarding sugar mills in India। मतलब बहुत सारी क्या है ना, ट्रेड एसोसिएशंस है, यानी जो व्यापार करते हैं ना, उनकी क्या है, एसोसिएशंस हैं। तो वो एसोसिएशन क्या करती हैं, जो ये बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशंस रहती हैं, ये भी क्या करती हैं, अपने स्टैटिस्टिकल और इनका भी क्या रहता है, एक रिसर्च डिवीजन होता है, वो क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो ये परचेजिंग, सेलिंग, ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड ये डेटा पब्लिश करता है। जैसे कि शुगर मिल एसोसिएशन, जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो किससे रिलेटेड डेटा पब्लिश करती होगी, सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शुगर मिल्स इन इंडिया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्या है बेटा, आपके पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो अपनी रिसर्च से वो क्या करते रहते हैं, डेटा पब्लिश करते रहते हैं। आ जाओ, वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस publish informations as findings of their research activities। तो while doing research, जब ये रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च करते करते इनको कुछ चीज़ें क्या होती हैं, पता चलती हैं। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाती है कि हाँ वो चीज़ें सही हैं,
उनको ये लोग क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। इन इंडिया फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश ए वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एज रेगुलर फीचर। तो ये क्या है, ये एक तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, ये रिसर्च करते हैं और रिसर्च करते टाइम इनको कुछ न्यू फाइंडिंग्स मिलती हैं तो उनको ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं। ठीक है, चलो 6th पॉइंट क्या है बेटा, जर्नल्स एंड पेपर्स। मैनी न्यूज़पेपर्स, आपको पता ही है न्यूज़पेपर हो गए जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, है ना, एज वेल एज बहुत सारी मैगजीन्स हो गई, है ना, अस कॉमर्स, फैक्ट्स फॉर यू ऑल्सो सप्लाई लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस। तो ये जो आपके क्या हो गए बेटा, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन हो गए, खासतौर से रिलायबल जिनका बहुत बड़ा नाम है, द हिंदू हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, है कि नहीं, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये और जो मैगजीन्स हैं, ठीक है, ये ना किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करती हैं, सप्लाई करती रहती हैं आपको, कॉमर्स रिलेटेड। एंड फैक्ट्स फॉर यू ऑल्सो सप्लाई ए लार्ज वैरायटी, सॉरी, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी क्या करती हैं, कॉमर्स रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। आपने न्यूज़पेपर देखा ही होगा, कितने सारे उसमें सेगमेंट्स होते हैं, तो उन सब से रिलेटेड ये लोग क्या करते रहते हैं, आपको लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये क्या है बेटा, सोर्सेज हैं किसके, सेकेंडरी डेटा के, किसके, है ना, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं। और ये सोर्सेज कैसे हैं बेटा, पब्लिश्ड, कैसे हैं, पब्लिश्ड। चलो अनपब्लिश्ड देख लेते हैं। अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं, there are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organizations and others generally for their self use or office record. These data are not published. ठीक है, एक unpublished data भी होते हैं, ज़्यादातर कौन कलेक्ट करती है इसको, गवर्नमेंट एजेंसीज कलेक्ट करती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने खुद के इंटरनल यूज के लिए करती हैं, यानी इस डेटा को वो पब्लिश नहीं करते, मतलब छापते नहीं है। ठीक है, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ कौन सा डेटा भाई, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो जब आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो उसको यूज करते टाइम आपको क्या लेना पड़ते हैं, आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, one should check the ability of the organization which initially collected the data. The data should be used only if the collected by able, experienced and impartial investigators. यानी कि आप क्या कर रहे हो, जब आप सेकेंडरी डेटा में से अपने खुद के लिए डेटा ले रहे हो तो आप जहां से भी डेटा ले रहे हो उस मतलब उसका जो सोर्स है आपको उसको पहले देखना चाहिए कि भाई वो कैसा सोर्स है, क्या वो सोर्स सही है ना, क्या वो इन्वेस्टिगेटर है, क्या वो सही है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं। ठीक है, तो आपको किसको चेक करना है भाई, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप डेटा ले रहे हो तो वो डेटा कैसा है भाई, वो एबल्ड है कि नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं वो एजेंसी, और उस एजेंसी के जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो कैसे हैं, इम्पार्शियल तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है ना, मतलब इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स। चलो सेकंड क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। वन शुड नोट, एक मिनट रुक जाओ, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है भाई। हाँ, वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डेटा as well as the scope of investigation. Data should be used only if the objective and the scope of the study as undertaken earlier matches with the objective and scope of the present study. ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, देखो आप जहां से भी आपका डेटा ले रहे हो तो वो जो आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप और आपकी इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव और स्कोप दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी आपको वो डेटा लेना चाहिए। मतलब कि एक और जो आपको सावधानी बरतनी है सेकेंडरी डेटा में क्या लेते हुए, वहां से अगर आप डेटा ले रहे हो तो जो सेकेंडरी डेटा का जो ऑब्जेक्टिव है और जो उसका स्कोप है, समझ में आया, और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका ऑब्जेक्टिव और उसका जो स्कोप है दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, सेकेंडरी डेटा का ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग है, तो यहाँ पे क्या दोनों के ऑब्जेक्टिव मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और अगर ऐसे में अगर आप वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ले लोगे तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो गलत निकल के आएगा। समझ में आ गया कि नहीं, यही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो आ जाओ। वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डेटा as well as the scope of investigation, मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव भी देखना है डेटा का और स्कोप भी देखनी है इन्वेस्टिगेशन की। डेटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ, डेटा तभी यूज करो जब ऑब्जेक्टिव और स्कोप किसका,
ऑफ द स्टडी अस अंडरटेकन अर्लियर, मतलब कि जब ये सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया गया था तो उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप और अभी जो आपको डेटा चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, तभी आप उस सेकेंडरी डेटा में से इंफॉर्मेशन लेना। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड क्या अपने को प्रिकॉशन रखना है कि भाई मेथड ऑफ कलेक्शन, द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो बी नोटेड। जब आप सेकेंडरी डेटा में से डेटा लेते हो तो एक और चीज ध्यान में ये रखना है कि भाई इन लोगों ने डेटा कलेक्ट करते टाइम, जब ये पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो इन्होंने कौन सा मेथड यूज करा था। द मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने जिस तरह का मेथड अडॉप्ट किया था, क्या उस तरह के मेथड का डेटा आपकी इन्वेस्टिगेशन के साथ में मैच करेगा या नहीं करेगा। मान के चलिए कि भाई आपका काम कैसे होगा, आपका काम होगा सेंसस इन्फॉर्मेशन से। सेंसस इन्फॉर्मेशन मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन से आपका काम होगा, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा आपने लिया है वो सेकेंडरी डेटा सैंपल का है। किसका है, सैंपल का। तो क्या इस तरह का सेकेंडरी डेटा आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका मेथड और उनका जो मेथड है वो क्या नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। उन्होंने सैंपल मेथड से इन्वेस्टिगेशन करी है या सैंपल मेथड से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और आपको चाहिए सेंसस मेथड से। सेंसस मेथड मतलब एक एक चीज की काउंटिंग, और सैंपल में क्या ले लेते हैं, बस सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। चलो, और ये रहे और प्रिकॉशंस। और प्रिकॉशन क्या होने चाहिए भाई कि भाई टाइम एंड कंडीशंस ऑफ द कलेक्शन। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन as well as the conditions of the investigation. For example, data collected during war times may not be suitable to journalize certain facts during the peace times. यानी कि जब आप डेटा, आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि भाई ये डेटा जो है वो कब का है। ठीक है, वन शुड ऑलवेज मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन as well as the condition of the इन्वेस्टिगेशन की, मतलब ये जब ये डेटा कलेक्ट करा गया था तो वो कौन सा पीरियड था इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, उस टाइम कैसी कंडीशंस थी जब ये इन्वेस्टिगेशन की गई थी। क्यों, क्योंकि जो डेटा किसके टाइम कलेक्ट करा गया होगा, ड्यूरिंग वार टाइम्स, मे नॉट बी सुटेबल टू जर्नलाइज सर्टेन फैक्ट्स ड्यूरिंग द पीस टाइम। यानी जो डेटा वॉर टाइम पे कलेक्ट करा होगा और जो डेटा, मतलब वही सेम डेटा अगर आप पीस टाइम में कलेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो वन मोर थिंग, मतलब एक और चीज का जो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी डेटा यूज करते टाइम कि ये जो सेकेंडरी डेटा है इसे कलेक्ट कब किया था, कौन से पीरियड में कलेक्ट किया था, और उस टाइम आपके देश की या आपकी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी। उस टाइम आप किसी दूसरे देश के साथ वॉर में, या आपके देश में कोई पैंडेमिक है ना, कोरोना या इस तरह की कोई चीज तो नहीं थी, क्योंकि फिर नॉर्मल टाइम में वो डेटा का क्या होता बेटा, अलग अलग हो जाता। आ जाओ, फिफ्थ क्या है बेटा, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। क्या है इसमें, one should also make sure that the units of measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study. ठीक है, if the unit of measurement differs, data must be modified before use. Is that clear? जैसे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता ही है कि नहीं, जैसे कि डॉलर होता है, रुपी होता है, केजी होता है ना, ग्राम होता है, टन। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, ये क्या है, मेजरमेंट के क्या है, यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अगर आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हो है ना, अगर आपको भी केजी में ही चाहिए है ना, अगर आप केजी फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन देख रहे हो कि कितना वीट का प्रोडक्शन होता है, केजी में ले रहे हो या टन्स में ले रहे हो, तो अगर सेकेंडरी डेटा में अगर आपको डेटा गाय में मिल रहा है बेटा, टन्स में मिल रहा है, आपको अगर केजी में रिप्रेजेंट करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया, लेने से पहले। तो डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, यानी कि आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यूज्ड इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डेटा आर द सेम एज अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी। ठीक है, और मतलब कि जैसे मान के चलो कि आप क्या ले रहे हो, यही प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, इसका डेटा आप ले रहे हो। ठीक है, ये डेटा आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट के पब्लिश डेटा से आपको मिल जाएगा कि भाई इस साल कितनी पैदावार हुई। अब वो डेटा गाय में दे रखा है, टन्स में दे रखा है, और अगर आपको भी वो डेटा गाय में लेना है, टन्स में ही लेना है, तो आप उसको डायरेक्ट ले लो। ठीक है, और अगर आप उसको केजी में बताना चाहते हो तो फिर आपको उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, डेटा मस्ट बी मॉडिफाइड। आपको उसे क्या करना पड़ेगा, यूज करने से पहले आपको उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, टन्स को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, 6 क्या है भाई, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ डेटा शुड ऑल्सो बी चेक। डेटा की क्या चेक करना पड़ेगा आपको, एक्यूरेसी। इफ द अवेलेबल डेटा डू नॉट, कंफर्म होगा, ठीक है, कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म
कंफर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दीज शुड बी डिस्कार्डेड। यानी कि आप क्या करो भाई, डेटा को लेने से पहले आप उसकी एक बार एक्यूरेसी चेक करो। अगर वो एक्यूरेट डेटा नहीं है तो फिर आप उसमें से डेटा मत लो, लेकिन अगर वो एक्यूरेट है तो फिर आप क्या ले लो, उसमें से आप डेटा ले सकते हो। मतलब एक और चीज अपने को ध्यान में रखनी है सेकेंडरी डेटा से डेटा लेते टाइम कि भाई जो आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा कैसा हो, एक्यूरेट हो। कैसा डेटा हो, एक्यूरेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। चलो सेंसस ऑफ इंडिया देखते हैं क्या होता है। तो सेंसस करी जाती है भाई, मतलब कि हर 10 साल के बाद में जनगणना की जाती है ना, डिटेल काउंटिंग की जाती है पूरी पॉपुलेशन की, उसे सेंसस बोलते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया इज ए डेकेनियल पब्लिकेशन, डेकेनियल मतलब डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल, डेकेनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये याद रखना कौन पब्लिश करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। इट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन साइज। ये जो डेटा होता है किस रिलेटेड होता है, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, सेंसस जनगणना, एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आते हैं कहाँ में, डेमोग्राफिक चेंजेस में। ब्रॉडली इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो इससे अपने को काय की इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहला साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये जो सेंसस होता है ना बेटा, सेंसस से आपको ये पता पड़ता है आपकी पॉपुलेशन की साइज क्या है, ग्रोथ रेट कितनी है, कितनी रेट से बढ़ रही है हर साल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इन्फेंट हैं, टीनेजर्स हैं, ठीक है, यूथ है, कितने मिड एज वाले हैं, कितने, ये आपको पता पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सेकंड क्या चलता है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। अपन इससे पॉपुलेशन का क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई अपनी पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है, ठीक है, फ्यूचर में कितनी हो सकती है। थर्ड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पता पड़ती है, डेंसिटी यानी घनत्व, कि 1 किलोमीटर की दायरे में इंडिया के एरिया में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डेंस है मतलब कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, कम डेंस पॉपुलेशन है मतलब आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कम प्रेशर आएगा, ठीक है। सेक्स कंपोजिशन पता पड़ता है, मेल फीमेल, ठीक है, ये, और स्टेट ऑफ लिटरेसी पता पड़ती है कि भाई आपके देश में कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग इलिटरेट हैं, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल, देखो क्लियर लिखा है, सैंपल सर्वे। कौन सा सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो यहाँ पे क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर सैंपल सर्वे। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सैंपल सर्वेस करती है टू कलेक्ट द बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सैंपल सर्वे कराती है। सैंपल सर्वे मतलब ये पूरे उसकी स्टडी नहीं करती, एक पर्टिकुलर एरिया में जाएगी, सैंपल लेगी और उसकी स्टडी कर लेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे एक फैक्ट्री है, कौन है, फैक्ट्री, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में एक दिन में 10,000 यूनिट्स बनती हैं। कितनी यूनिट बनती हैं, 10,000 यूनिट्स। अब एक एक यूनिट की चेकिंग करोगे तो वो सेंसस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंसस, ठीक है। और यहीं पे ये क्या है, सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे यहाँ पे क्या करेगा, सैंपल सर्वे जाएगा, ठीक है, कि भाई 3 बार जाएगा, मान के चलो सुबह, दोपहर और शाम को जाएगा। सैंपल उठा के लाएगा कि भाई एक बार सुबह के सैंपल उठा लाया, कितने, 500 यूनिट, फिर नून के उठा लाया 500, और फिर ऐसे करके सैंपल उठा के ले आएगा और सैंपल की स्टडी करेगा। समझ में आ गया, ये होता है सैंपल सर्वे, ठीक है। इसमें सारी यूनिट्स की स्टडी नहीं की जाती। आगे आ जाओ, क्या है यहाँ पे बेटा, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑफर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द इकोनॉमिक चेंज। भाई आपको इसमें काय की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, भाई आपको ज़मीन की, लाइफ स्टॉक्स होल्डिंग्स की, लाइफ स्टॉक यानी ये होते हैं ना अपने काऊ, बफेलोज, गोट्स, ठीक है, इन सब की मिल जाएगी कि भाई कितने कितनी है। हाउसिंग कंडीशंस के बारे में पता चल जाएगा, माइग्रेशन के लोग कितने क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम ड्वेलर्स। किन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, स्लम ड्वेलर्स के ऊपर, यानी कि जो एक स्लम से दूसरे स्लम में डोलते रहते हैं, ठीक है, वो। थर्ड,
एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फोर्थ क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, उससे रिलेटेड आपको स्टैटिस्टिकल डेटा मिल जाएगा, इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर, कि भाई कंज्यूमर किस लेवल का खर्चा कर रहा है और किस पैटर्न में वो खर्च करता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरी ऑफ द पीपल। लास्ट क्या बेटा, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ये और क्या बता देते हैं, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, कि भाई इंडिया में जो हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम, मतलब उनकी जो इनकम है वो कहाँ से होती है। ठीक है, चलो भाई, तो इसी के साथ अपना ये वाला जो चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है। तो आपकी जो बुक है, कोई सी भी बुक हो, उसमें से इसकी रीडिंग लगाओ, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, चलो तो इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो भी किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलो तो समझ में आया तो अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। अब मिलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 के साथ। ठीक है, थैंक यू।